और चलिए फिलहाल रुक करते हैं लखनऊ का। इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सलाहकार प्रदेश सरकार से अवनीश कुमार अवस्थी जी, यहां पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण, सम्मानिय जनप्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक साथ लगभग 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद अपने कुछ अभिनव कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य को सजाने और संवारने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और तेजस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गत 8 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं परिषद को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ऑपरेशन कायाकल्प से यात्रा प्रारंभ होती है और आज सीएम कंपोजिट विद्यालय और सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में शिक्षा के एक नए मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद उतावला दिखाई दे रही है। याद करिए वह समय जब विद्यालयों में छात्रों का अभाव था, छात्र छात्राएं नहीं थे, विद्यालय बंद के कगार पर खड़े थे। भवन जर्जर पड़े हुए थे, गंदगी हुआ करती थी, अव्यवस्था हुआ करती थी। उन स्थितियों में ये यात्रा प्रारंभ हुई और एक पहल की आवश्यकता थी। प्रदेश सरकार ने, प्रदेश में सरकार बदलते ही पहल प्रारंभ हुई तो उसको नेतृत्व अपने अपने विद्यालय में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, शिक्षकों ने और उससे जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर के जो कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्यों ज्यादा होता है, क्यों बढ़ता है? जब वहां पठन पाठन का माहौल न हो, जब वहां पे बुनियादी सुविधाएं न हो,
बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, शिक्षक कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, गंदगी हो, खेल कूद की कोई व्यवस्था न हो। उस शुरुआत में उस प्रकार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो एक अभिनव प्रयास होने चाहिए, जब वह नहीं हुए तो हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था। और अभी मैं देख रहा था, जब यहां पर मैं विभिन्न विद्यालयों ने जो अभिनव प्रयास किए हैं और उसके परिणाम सामने आए हैं, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों, यह एक नए परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। लोग यही बोलते थे 2017 में कि सब क्या हो रहा है, आप लोग दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या है। हमने कहा रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा। अभी सरकार आई है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिन बच्चों ने पढ़ने की एक लालसा से स्कूल तो गए लेकिन फिर असमय उसको वापस आना पड़ा, फिर जाना उसने बंद कर दिया। अब स्थिति बंद होनी चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। आज हम सब जब इन सभी रिजल्ट, इस सभी परिणाम को हम देखते हैं तो आज मुझे लगता है कि निपुण आकलन में जो रिजल्ट सामने आए हैं, अनुमान करिए 48,000 से अधिक विद्यालय इसमें सफलतापूर्वक अपने परिणाम के प्रति हम सबको आकर्षित कर रहे हो। याद करिए, पहले हम लोग देखते थे कि भाई स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में ना बच्चा आएगा ना शिक्षक आएगा, तो उस समय अक्षर ज्ञान आप 5वीं क्लास के बच्चे से पूछते थे तो वो भी नहीं बता पाता था, उसको भी नहीं पता होता था। लेकिन अब यह क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों से भी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। और मैं तो आज बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि प्रदेश भर के जितने भी बीएड और एमएड के छात्र होंगे, इनको एक सप्ताह के लिए वहां से छुट्टी करवा करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के आकलन के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग भी होगी फील्ड में, और फील्ड में ट्रेनिंग के साथ साथ वे वहां जाकर के देखें तो क्या हो रहा है और कैसे उनको कार्य करना है। दूसरा, वे वहां जाएंगे तो उन्हें स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि इन्होंने जब पढ़ा था, याद करना है, बीएड या एमएड के जो बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, इन्होंने जब इन स्कूलों में पढ़ा होगा तब यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं रहा होगा, तब वहां पे खेल का मैदान नहीं रहा होगा, तब वहां पे अच्छी फ्लोरिंग नहीं रही होगी, तब फर्नीचर नहीं रहा होगा, तब वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास नहीं रही होगी। आज इनमें से ज्यादातर सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं, इसलिए वे जाकर के एक और इसको देखें और देख करके और फिर वहां पर ये भी देखें कि रिजल्ट क्या है। हम पहले से परफॉर्मा बना करके दें कि निपुण का आकलन किस रूप में उसे करना है, पहली क्लास का कैसे, दूसरी क्लास का कैसे, तीसरी क्लास का कैसे, चौथी क्लास का कैसे, 5वीं क्लास का कैसे, और फिर उसी फॉर्म में उसको मांगिए। आप देखेंगे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए
कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र शिक्षक का रेशियो उसको हम हर हाल में मेंटेन करें, हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। और मेरा मानना है, मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी शिक्षकों से इस बारे में अपील करूंगा। आप एक शिक्षक हैं, जितनी मेहनत करते, देखिए आप ही के साथ के शिक्षक हैं जिनको आज यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। आप ही के साथ के शिक्षक हैं, इन्होंने अच्छा किया है, सम्मानित हो रहे हैं। और ये सम्मान एक मंच की एक औपचारिकता होगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है जो उनके द्वारा जिन बच्चों को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन बच्चों के भविष्य को समझाने और संवारने का काम हो रहा है, यही बच्चे जीवन भर उन्हें स्मरण करेंगे और अपने उस समय जब वह किसी पद और किसी पोजीशन पर जाएंगे तो उन शिक्षकों का स्मरण उनके मन में सदैव होगा। हमें अपने आप को इस रूप में बनाना है कि आप देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये महती जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है, ईश्वर प्रदत्त जो ये आपके पास एक हथियार है, इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के इस प्रवर्तमान कार्यक्रम के साथ जोड़िए, उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। याद रखना, समय और काल किसी का इंतजार नहीं करता है। जो भी व्यक्ति उसको अनावश्यक जाया करता है और स्वयं काल के प्रवाह का शिकार हो जाता है। हमें काल के प्रवाह का शिकार नहीं होना है, बल्कि इसके अनुरूप उससे 2 कदम आगे चल करके, आगे बढ़ करके जो दायित्व है हमारे पास है, उस दायित्व के निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं, उन बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, बैग, शूज, स्वेटर, इन सब के लिए 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से उन तक भेजने की तैयारी हुई है, एक साथ भेजा गया है। आप याद करिए, हमने जब आंकलन किया था कि सभी चीजें हम अगर उन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस है, स्वेटर है, स्कूल बैग है, जूता मोजा है, स्टेशनरी है, तो हम लोगों ने जब आंकलन किया था तो हम लोगों ने देखा कि इस पे कुल खर्च होता है लगभग 900 से 1000 रुपया। फिर ये हुआ कि भाई इसमें थोड़ा सा और धनराशि बढ़ा करके देंगे तो आसानी से और भी अच्छा ले सकते हैं, उसको बढ़ा करके 1200 रुपया किया गया। और अब बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और आज डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उन बच्चों के अकाउंट में यहाँ पे हस्तांतरित किया गया है। मैं इसके लिए उन सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई दूंगा जिन बच्चों के लिए धनराशि जा चुकी है। जो बच्चे जुलाई में अपना नामांकन कराएंगे, उसका तत्काल आप वहां से नामांकन करवा करके अगर यहां भेजेंगे तो उसका पैसा भी जुलाई में फिर यहां से बेसिक शिक्षा परिषद से उनका पैसा धनराशि चला जाए। लेकिन जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि जिस गांव में विद्यालय है, जिस गांव में विद्यालय है, उस गांव के विद्यालय को, उस गांव और उसके अगल बगल के किसी भी विद्यालय में, किसी भी घर में कोई बच्चा ऐसा न हो जो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसको स्कूल जरूर लेकर के आइए। बड़ा उपकार होगा आपका समाज पे। और मुझे लगता है कि अपने इस नैतिक उत्तरदायित्व को एक शिक्षक के रूप में हमें निर्वहन करना होगा। हम इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक अभियान चलाएं जुलाई प्रथम सप्ताह में, स्कूल चलो अभियान का। अच्छा होगा प्रधानाचार्य आधे घंटे पहले स्कूल में आ जाए,
शेष अध्यापक गांव में एक राउंड लगा करके फिर समय पे विद्यालय आ जाए। एक एक घर में पूछो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन कौन गए हैं, जो नहीं गए हैं क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण है, बस आपका इतना पूछना पर्याप्त है। गांव की जो आपकी समिति है, विद्यालय समिति है, उस समिति को भी इसके लिए तैयार करिए, ग्राम पंचायत को तैयार करिए, गांव में एक माहौल बनाइए। पहले दिन विद्यालय खुलने पर गांव के ग्राम प्रधान से और स्कूल की ओर से भी लोगों को कहिए कि भाई जो नए बच्चे आते हैं उनके अभिनंदन की तैयारी होनी चाहिए, ढोल नगाड़ा बजा करके उन बच्चों की तैयारी करिए, टीका लगाइए, उनको अच्छा विद्यालय में मिड डे मील उस दिन उपलब्ध करवाइए। एक माहौल दिखना चाहिए, गांव गांव में इस प्रकार का माहौल दिखना चाहिए। गांव गांव में फिर स्वच्छता का कार्यक्रम चलना चाहिए। अगर बेसिक शिक्षा परिषद गांव के अंदर किसी दिन ये कहे कि साहब स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, कितना अच्छा मैसेज जाएगा। ग्राम पंचायत के अंदर कौन बेसिक शिक्षा परिषद करा रहा है, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर, गांव के प्रधान भी हैं, उनके सभी सदस्य भी हैं, पूरी ग्राम सभा भी है, वे सभी अभिभावक भी हैं, क्या कर रहे हैं, सफाई के अभियान के साथ जुड़े हैं। क्योंकि सफाई होगी हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, गंदगी रहेगी तो सबसे पहले हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उसकी चपेट में आएंगे। इसलिए इस बीमारी को ही हम दूर करना चाहते हैं। बीमारी के उपचार के बाद का समय बाद में आएगा, पहले हम उस बीमारी को पनपने ही नहीं देंगे। अगर यह संकल्प बेसिक शिक्षा परिषद भी उठा ले तो हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय, हर वार्ड, सबसे अच्छा नेटवर्क तो आपके पास है, सबसे अच्छा हर गांव तक आप फैले हुए। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब, 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाला लायक नहीं बचते हैं। और हमें हमेशा रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। याद करना, जब भी रिफॉर्म होता है, इस रिफॉर्म का विरोध होता है। कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार होता है, बाल विवाह का रोकने के लिए जब अभियान चला था, व्यापक विरोध हुआ था। विधवा विवाह विरोध हुआ था। दहेज मुक्त विवाह की आप बात करेंगे, विरोध होगा। लेकिन अगर हमें स्वस्थ समाज की आधारशिला रखनी है तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। 7,409 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, 5,228 विद्यालयों में आईसीटी लैब, 51,667 शिक्षकों को आज टैबलेट वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। 503 पीएम श्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, एससीईआरटी के संस्थानों में आपके एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, आपने देखा होगा क्या एक मॉडल है, कैसे हम अच्छे शिक्षकों के पाठ्यक्रम को वहां व्यवस्थित तरीके से अन्य जगहों तक भी पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा माध्यम बन सकता है। अब तो दुनिया के अंदर, या हम लोगों ने यूपी के अंदर भी कुछ जनपदों में प्रारंभ किया, जैसे हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था।
एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पार्ट को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो भाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। यानी यही नवाचार है। देखिए, कल दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे और लगभग 50 के आसपास ये संख्या थी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से, लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन, अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। प्रयास करने से परिणाम आते हैं। व्यक्ति जब प्रयास ही नहीं करेगा तो परिणाम कहां से आएगा। और आज इसी के माध्यम से हम लोगों ने सभी कार्य यहां पे किए हैं। निपुण आकलन के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का भी आज यहां सम्मान हुआ है और मुझे लगता है राज्य भर में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। इनका आकलन ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी इनका आकलन करते हुए फिर सम्मान की प्रक्रिया और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना। समर कैंप के माध्यम से अभी हमें प्रयास करना चाहिए। इस समर कैंप विभिन्न प्रकार की इंडोर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का एक माध्यम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका 10वां संस्करण होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 21 जून को हर बेसिक शिक्षा परिषद, हर कंपोजिट विद्यालय, हर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभी से तैयारी हो और अभी से प्रशिक्षण हो। योग का जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने तैयार किया है, उस प्रोटोकॉल को लेकर के अभी से प्रशिक्षण तैयार हो, अभी से प्रशिक्षित योग शिक्षक वहां तैनात हो और फिर 21 जून के लिए बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को, उच्च शिक्षण संस्थानों को, प्रदेश भर के हर संस्थान को रिकॉर्ड मात्रा में विश्व योग दिवस के अवसर पर अपने अपने संस्थानों के साथ जुड़ना चाहिए। अभी से इसकी तैयारी होनी चाहिए। समर कैंप ये बच्चों के अंदर की प्रतिभा को तनाव मुक्त करने के माध्यम से एक मंच मिलेगा। इंडोर एक्टिविटीज, वो कैरम भी खेल सकता है, टेबल टेनिस भी खेल सकता है, बैडमिंटन खेलने की सुविधा भी उसको दीजिए, योग की क्लासेस भी वहां लगाइए, संगीत का वादन, गायन, नृत्य, नाट्य, इन सभी कलाओं के बारे में भी उसको प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ना चाहिए। और फिर अभी प्रशिक्षण दीजिए। इस प्रशिक्षण का एक प्रतिस्पर्धा में जब आप
स्कूली गेम्स शुरू करें नवंबर दिसंबर में, 1 सप्ताह का कार्यक्रम केवल इसी के लिए जारी करिए। विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर। अगर आप ये 4 स्टेजेस में स्पोर्ट्स की, संगीत की, अन्य एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ उस बच्चे की, आवश्यक नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही पारंगत हो, या आवश्यक नहीं, उसमें और भी कोई प्रतिभा होगी, कोई संगीत में होगा, कोई स्पोर्ट्स में होगा, किसी के अंदर कोई अन्य हुनर होगा, उसको निखारने का काम हमारे स्कूलों को करना होगा और उस दिशा में हम प्रयास प्रारंभ कर सकेंगे तो एक अच्छा प्रयास प्रारंभ होगा। दूसरा, आज यहां पे SCERT के द्वारा यहां पे सारथी और अनुरूपण इन 2 पुस्तकों का भी विमोचन का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। ये पुस्तक केवल पुस्तक नहीं है, मैं दोनों का आकलन कर रहा था, मैं दोनों को देख रहा था। हर विद्यालय में पुस्तक पहुंच जाए, पुस्तक जब हर विद्यालय में जाएगी तो हर विद्यालय में सुनिश्चित होना चाहिए कि वहां के प्रधानाचार्य के साथ साथ सभी शिक्षक उसका अवलोकन भी करें। इसमें जो कुछ भी आया है, मटेरियल जितना भी आया है, ये कहीं बाहर से नहीं आया है, US और UK से नहीं आया है, ये सब आप ही के बीच के शिक्षकों का द्वारा दिया गया जो मटेरियल है वही उन पुस्तकों के माध्यम से आज संकलित करके आपके पास भेजा जा रहा है। क्योंकि आप ही के बीच में कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते हुए भेज रहे हैं, SCERT उसी का संकलन करके आपके पास भेज रहा है। आपको भी देखने की, सीखने की कोई एक उम्र नहीं होती, हम भी उसमें कुछ सीख सकते हैं। यहां पे 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो नवनिर्मित भवन है या अतिरिक्त डॉर्मेट्री है, इसका लोकार्पण का भी कार्य हुआ है। आप सोचिए, वंचित तबके के वे बच्चे, वे बालिकाएं जिसमें सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति थी, ड्रॉप आउट रेट सर्वाधिक था, कस्तूरबा गांधी ने एक संबल दिया, लेकिन वो केवल 8वीं तक था। हमने पिछले 8 वर्ष में तय किया कि नहीं, इसको 12वीं तक किया जाना चाहिए। आज उनके नवनिर्मित भवन लगभग सभी 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर तैयार हो चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल करना, वहां पे अच्छी सुविधाएं देना, वहां पे लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था अच्छी करना, वहां पे भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज हो, क्योंकि ये देश के भविष्य के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है और इसको भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं ONGC को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने 5 विद्यालयों के लिए हमें लगभग 150 करोड़ रुपए अभी तक उपलब्ध करवाए हैं और 5 अन्य के लिए वो देने जा रहे हैं। याद रखना, यूपी शिक्षा का एक नया शिक्षा का प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, प्री प्राइमरी से लेकर के, यानी आंगनबाड़ी को भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। 1500 से 200 बच्चों के 2000 बच्चों 1500 से लेकर 2000 बच्चों के लिए एक ही कैंपस में डे स्कूल के रूप में से डेवलप करेंगे। अच्छी साइंस की लैब, बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, कंप्यूटर की है, या फिर आज के जो मॉडर्न एज से जुड़ी हुई टेक्निकल लैब्स होंगे, ये सभी उसमें देने के कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ेंगे। अच्छा उनके पास स्टेडियम होगा, इंडोर गेम का होगा, मल्टीपर्पज हॉल होंगे और एक अच्छा शानदार कैंपस लगभग 10 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में उसको डेवलप करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी पहले चरण में हमने हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय दे दिए हैं।
लेकिन हमारा प्रयास है कि अगले सत्र तक हम इसको हर विधानसभा स्तर पर एक एक विद्यालय दें। हर विधानसभा स्तर पर एक एक विद्यालय दें। 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक एक विद्यालय, और इसमें जो शिक्षक भी तैनात होंगे, आप देखना अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर एक नया मॉडल शिक्षा का ये देने जा रहा है, एक नया मॉडल। अब ऐसा नहीं कि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है, तो दोनों अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, अब प्री प्राइमरी से लेकर के अगर 3 बच्चे भी हैं, एक आंगनबाड़ी में है, एक 5वीं में है, एक 9वीं में है, तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा, और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं, और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। इनोवेशन का एक नया केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद। और याद करना, जहां पे इनोवेशन होंगे, जहां नवाचार होंगे, वहां बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, उंगलियां भी उठेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है। आप अपना कार्य में अनवरत आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आएंगे। आज इन सभी कार्यों के लिए जो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और अन्य सभी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आज जो प्रदेश भर के उन 1.5 करोड़ से ऊपर अधिक बच्चों के लिए जो 1200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि जा रही है, इस धनराशि के साथ साथ यहां पे हम लोगों ने ऑपरेशन निपुण में, स्मार्ट क्लास में और अन्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अपने विद्यालयों में लागू करने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया है। प्रदेश भर में आज हमारे मंत्रीगण, अन्य हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम को अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने जनपद में, इसको आज तहसीलों में, ये सभी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको संचालित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, सभी छात्र छात्राओं को इसके लिए बधाई देता हूं, सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं और अपील करता हूं कि जरूर इस बात को देखेंगे, पैसा जिनके पास पहुंच जाए उनकी यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स अनिवार्य रूप से आप उनके अभिभावकों के साथ बैठक करके उसको बनवाने की तैयारी जरूर करवाएंगे, इसको जरूर करवाएंगे। ये पैसा बच्चों के लिए है और इस पैसे से उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बन जाए, उनके जूते मोजे जरूर आ जाए, उनके बैग जरूर आ जाए। या आप अभिभावक के साथ बैठक करके या सामूहिक रूप से विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य और घर घर जाते समय शिक्षक भी प्यार के साथ उन अभिभावकों के साथ व्यवहार करते हुए समझाने की आवश्यकता है कि देखो बच्चे के लिए पैसा आया है, आप उसको बच्चे की उस पर खर्च करिए जो पैसा, और फिर सर्दियों में स्वेटर भी आ जाए, ये भी सुनिश्चित करवाएंगे। तो ये सभी कार्यों के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा शिक्षा पर भी, और आप अपने उन नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर पाएंगे जिसके लिए एक शिक्षक से समाज अपेक्षा करता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, बेसिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि नवाचार और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद निरंतर प्रयास करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि स्कूलों में बच्चे पहुंचे उसके लिए कैसे माहौल बनाना है। बच्चों के लिए जो शूज, बुक्स, बैग और जो ड्रेस दिए गए हैं उसको लेकर भी कहा है कि ये बच्चों तक पहुंचे। इसके बारे में भी उनके माता पिता को भी बताना जरूरी है और कैसे अच्छी क्वालिटी मिल सके छात्रों को, इसके बारे में बेसिक शिक्षा को ध्यान देने की जरूरत है। सभी स्कूलों में योग का प्रशिक्षण भी हो, 21 जून का भी उन्होंने जिक्र किया है और क्वालिटी शिक्षा दी जाए, ये बहुत जरूरी है। तो छात्रों को सीएम योगी के आज सौगात मिली है। सभी स्कूलों में योग टीचर तैनात हो, 21 जून को लेकर ये निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रों को क्वालिटी शिक्षा दी जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे जो बच्चे हैं वो स्कूल आए, इसका खास ख्याल रखा जाए।